इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपन, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर अर्धचालक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंस भी अपना रखता है। तो देखो, सेमीकंडक्टर अपन नाम से सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सेमी का मतलब अर्ध, कंडक्टर का मतलब चालक। तो अर्धचालक नाम से बहुत क्लियर है और मोस्ट ऑफ लोग जो आप में से है, जो बीएससी फाइनल ईयर में है या सेकंड ईयर में है या बीएससी के किसी भी साल में है, तो आप जानते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अपन बात नहीं करेंगे और न ही मैं क्लासिफिकेशन की तरफ से ज़्यादा डिटेल वाइज कुछ बात करने वाला हूँ। ठीक है, कि भाई कौन कौन सी चीज़ें होती है। सॉलिड्स के अंदर अगर अपन जाए तो मेटल्स होते हैं, ठीक है, और मेटल्स में अपन ये कहते हैं कि कंडक्टर्स, सेकंड अपन कहते हैं इंसुलेटर्स जो कि कुचालक, और तीसरा नंबर अपना आता है सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, बस अपन बात ये करेंगे कि भाई सेमीकंडक्टर्स में इतना इम्पोर्टेंस किस चीज़ का है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो कि इनका कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस जो होता है वो मिड रेंज में होता है। किसके मिड रेंज में? किसके मिड रेंज में? कंडक्टर्स से कम होता है और इंसुलेटर्स से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इसको यूनिक बनाती है एक तरीके से, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड थिंग कि न केवल ये मिड रेंज में होता है बल्कि ये वेरिएबल भी होता है। मतलब हम हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए इन सम सर्क्यूमस्टांसेस कि हमें कंडक्टेंस बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम कहें कि इन सम केस हमें कंडक्टेंस कम करना है तो हम कम कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये अपन अपने आप से कर सकते हैं कि अगर कंडक्टर है हमारे पास में, मान लो कंडक्टर है और एक सर्किट में हमें कंडक्टेंस बढ़ाना है या कम करना है, या फिर यूँ कह दो कि रेजिस्टेंस कम करना है या बढ़ाना है। ठीक है, कंडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम करना है, और या फिर कंडक्शन कम करना है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाना है। तो अपने पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं, जिसे रियोस्टेट कहते हैं अपन, यानी धारा नियंत्रक। तो ये लगा के भी अपन कंडक्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक अपने को सेल्फ मैं जस्ट जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। तो फिर इसमें और इसका क्या रोल है, मतलब अगर ये है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? तो यहाँ अपने को ध्यान ये रखना है कि रियोस्टेट जो होता है वो रेजिस्टेंस बढ़ाता है इन सर्किट, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, अभी अभी हमने पिछले टॉपिक में बात की है कि रेजिस्टेंस जो है वो पावर कंज्यूम करने वाली एक डिवाइस होती है। रेजिस्टेंस बहुत मतलब रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम करता है। तो अगर आप इसमें रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो देन इट मीन्स पावर कंज्यूमशन जो है वो बढ़ रहा है, मतलब धारा कम हो रही है लेकिन पावर फिर भी लग रहा है। तो फिर ऐसा जो केस है वो सही नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे हीट कंजप्शन हो रहा है, हीट के कारण से पावर लग रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से पावर लग रहा है, तो पावर तो लग ही रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको बिल तो पे करना ही पड़ रहा है। तो फिर इसका मतलब नहीं है इतना, समझ रहे हो? मतलब ये करता है कि दूसरे वाले जो भी रेजिस्टेंस है या फिर जो एपेटस है उसमें से तो करंट कम, उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करवा देता है, खुद में से कम फ्लो करवा देता है। तो इसमें एनर्जी का लॉस होता है एक तरीके से। ये कहने का मतलब ये बढ़ाओगे तो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी लॉस को कम नहीं कर सकते आप। और ये जो है ये विदाउट एनी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा किए ये उसके कंडक्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकता है। ये टेम्परेचर बिहेवियर है इसका, टेम्परेचर के बेस पे ये चेंजमेंट करता है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपन लिए हैं, ठीक है। अब देखो अपन, अगर मैंने ये कहा कि इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो फिर आज अपन इंट्रोडक्शन करेंगे किस चीज़ का। तो हमारे पास एक थ्योरी है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसे अपन कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। इसका एक शॉर्ट इंट्रो लेंगे अपन, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड्स की बैंड थ्योरी, ऊर्जा बैंड सिद्धांत। सॉलिड को क्या कहते हैं? ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में एक शॉर्ट सा अपन इंट्रो लेंगे। इसको भी आप जानते हो बट आप एक रिवीजन ले लो जस्ट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर अगर अपन आइसोलेटेड एटम की बात करें तो कुछ ऐसा सीन अपन उसमें पढ़ते हैं। रियलिस्टिक व्यू नहीं है बट एजम्पशनल व्यू है और काफ़ी चीज़ों को इससे समझाया जा सकता है, तो हम इसी को ले रहे हैं एक बार के लिए।
तो इसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियस है अपने पास में, और चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट कोश बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स बने हुए हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इसके अंदर है। तो ये एक एटम के रूप में अपन ने दिखा दिया, एंड इसी को अगर अपन एनर्जी लेवल्स के रूप में दिखाएं तो कुछ इस तरह से अपन एनर्जी लेवल्स भी इसके दिखा सकते हैं। ये अगर आपने बोर का हाइड्रोजन सिद्धांत पढ़ा है या फिर, तो उनमें इस तरह के आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि -13.4 अपॉन n स्क्वायर करके इनकी एनर्जीज डिफाइन कर सकते हैं इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। पर बाकी सब में भी कुछ ना कुछ उनका डेफिनेट फिंगरप्रिंट होता है, डेफिनेट एनर्जी लेवल्स का एक पूरा सिस्टम होता है। तो ये एनर्जी लेवल्स का सिस्टम हमने बना दिया, लेट्स सपोज। तो एनर्जी इज इधर बढ़ रही है, लेट्स सपोज दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, एंड इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखो, जब ये आइसोलेटेड है तब अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये एनर्जी लेवल्स अपनी जगह पे है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो अंदर इसमें जो ऑर्बिट्स हैं वो फुल्ली ऑक्यूपाइड होते हैं, उनमें कोई जगह नहीं है, तो वो आपकी जो है कोई भी एक्शन रिएक्शन में कुछ भी भाग नहीं लेते। जो बाहर है, सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपके एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी होगी, मतलब वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, क्यों रिएक्शन करेगा। इन सारी बातों का आंसर जो है आपको बाहर वाले इस ऑर्बिट में मिलता है, और इसको अपन वैलेंस एनर्जी लेवल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कक्षक भी कहते हैं इसको, ठीक है। संयोजी लिख दूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बाहर वाला कक्ष जो है वो संयोजकता कक्ष कहलाता है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कितने नहीं है वो सब कुछ डिफाइन करेगा। एक बार इसको आइसोलेटेड है तो इतना ही इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको दो तरीके से अपन ने पढ़ लिया, एक इसका स्ट्रक्चर में और दूसरा एनर्जी लेवल्स के टर्म में, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसमें आइसोलेशन नहीं होता है, उसमें एक सिंगल एटम नहीं होता है, वो अलग या फिर एकदम से इनएक्टिव नहीं रह सकता। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह के बहुत सारे एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के पास करके क्रिस्टल बनाते हैं, और वो सॉलिड का फॉर्मेट होता है। यही डिफरेंस है इन सॉलिड, इन गैस, इन लिक्विड, कि सॉलिड में जो एटम्स है वो बहुत पास होते हैं। तो अब देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन या जैसे ही एक आइसोलेटेड एटम दूसरे आइसोलेटेड एटम के पास आता है तो कुछ ऐसा होता है जो बैंड थ्योरी को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। तो लेट्स सपोज ये अपना फर्स्ट एटम है। अब मैं अंदर वाले जो है उनको कुछ ज़्यादा अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, अंदर न्यूक्लियस एंड सारे ऑर्बिट्स अंदर है, और बाहर में एक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कोई भी, इसको आप एक्स एटम मान के, और ये कर दी, इसको कैलकुलेट करना है अपने को, इसको एनालाइज करना है। और ये अपना हो गया दूसरा एटम, सेम टू सेम बनाने की कोशिश की है, लेट्स सपोज सेम ये दोनों। तो ये जब दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनके जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इंटरेक्ट करेंगे, राइट। और इंटरेक्ट करके कुछ ऐसी सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ये एक दूसरे में हो जाते हैं ओवरलैप, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा, ये एक दूसरे में हो जाते हैं ओवरलैप, और इस तरह से ओवरलैप हो जाते हैं कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एटम्स एक दूसरे में बांट लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का भी दूसरे एटम में हिस्सेदारी हो जाती है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का पहले एटम में हिस्सेदारी हो जाती है। और ऐसा कुछ करके एक अष्टक नियम जो है वो आपने पढ़ा हुआ होगा केमिस्ट्री के अंदर, कि ये अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जैसे देखो 2 मिले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इसके पास हो गए, 2 इसके पास हो गए। मान लो उसको 4 चाहिए तो ये 1 और 2 और 3 से जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसको कि इसको भी उतने ही चाहिए, तो फिर ये भी जो है उतने ही, जो भी जितने भी इसको चाहिए, जैसे अभी अपने इसके पास कितने थे, आइसोलेशन में इसके पास 1 था, दूसरे बार एक था। जब दोनों जुड़ गए, ओवरलैप हो गए, तो दोनों के पास 2 हो गए,
राइट। हम इस जो डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं तक ही सीमित रखते हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इस तरह की साझेदारी को अपन कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं भाई। इस तरह की साझेदारी को अपन कहते हैं सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अब इस चीज को जब अपन यहाँ पे बात करेंगे तो देखो, लेट सपोज कि ये अंदर वाले सारे एटम्स के ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के सारे एनर्जी लेवल्स ये है, और इस बाहरी बार वाले का E4 है, राइट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब ये आइसोलेशन में था तो इसका एक सिंगल एनर्जी था, ये इसका फिक्स एनर्जी था। इससे ऊपर होता तो दूसरे ऑर्बिट में जाता, ये इससे नीचे होता तो दूसरे ऑर्बिट में होता। अगर इसमें है तो इसमें फिक्स एनर्जी है, और दूसरे वाले एटम के साथ भी यही केस है। लेकिन जैसे ही ये दोनों जुड़ जाते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन इस पे इस न्यूक्लियस का भी इफेक्ट होता है और इस न्यूक्लियस का भी इफेक्ट होता है। सिमिलरली इस पे भी इस न्यूक्लियस पर का भी इफेक्ट होता है, इस न्यूक्लियस का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली एनर्जी का क्या मतलब है, एनर्जी का मतलब यही है कि ये इससे बंधा हुआ है। एनर्जी का मतलब यही है, इस न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण ये यहाँ पे ही घूम रहा है, तो ये इसके कारण से एनर्जी है। लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इस पे इसका भी इफेक्ट होता है, इसका भी इफेक्ट होता है, और इस कारण से, इस इंटरेक्शन के कारण से जो ये E4 एनर्जी लेवल था, अब ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने का क्या मतलब, विभाजित हो जाएगा। तो अब इसके 2 एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। पहले इसका एक सिंगल एनर्जी लेवल था जब ये आइसोलेटेड था, जैसे ये जुड़े तो इसके 2 एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, और वो एक एनर्जी लेवल उस पहले वाले एनर्जी लेवल से जस्ट नीचे होगा और दूसरा एनर्जी लेवल उससे जस्ट ऊपर होगा, और इनमें बहुत ही कम स्पेस होता है, स्पेसिंग बहुत कम होता है। अब एक इसका जो थ्योरी है वो ये भी अपन देखो समझ सकते हैं। एक पॉली एक्सक्लूजन रूल आता है, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत जो है वो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा। पॉली एक्सक्लूसिव लो ये कहता है कि सेम एनर्जी लेवल पे सेम क्वांटम स्टेट्स वाले 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी इंटरेक्टिंग सिस्टम के अंदर, ये वर्ड इसमें जोड़ना है, किसी भी इंटरेक्टिंग सिस्टम के अंदर जो 2 सिस्टम है और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनमें कभी भी सेम क्वांटम स्टेट पे सेम एड्रेस वाले या सेम आइडेंटिटी वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अगर अपन आइसोलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो सेम इलेक्ट्रॉन, वो एक फिक्स एनर्जी लेवल, दूसरा एटम इसके पास आएगा तो उसमें भी सेम इलेक्ट्रॉन और सेम एनर्जी लेवल। अगर इंटरेक्ट करेंगे और दोनों एक ही जगह पर रह गए तो फिर तो पॉली एक्सक्लूजन लॉ का क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो इनवैलिड हो जाएगा, या उसको वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा पॉली एक्सक्लूजन लॉ का। तो इस कारण से अपन इसको जो है इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक एनर्जी लेवल थोड़ा सा नीचे हो गया, एक एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया, जिससे पॉली एक्सक्लूजन लॉ जो है वो भी एक तरीके से वोलेट नहीं होता और अपना जो सिस्टम है वो वैलिड बना रहता है। तो एक एनर्जी लेवल जस्ट नीचे, एक एनर्जी लेवल जस्ट ऊपर, और बहुत ही छोटा सा स्पेसिंग इसके अंदर होता है, ठीक है। बस ये इतनी सी चीज़ जो है अगर आप ये समझ पाते हो तो फिर क्या होगा, अभी 2 एटम्स के कारण 2 एनर्जी लेवल्स बने। इसी तरह से जब एटम्स, बहुत सारे एटम्स जुड़ते चले जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उनका इंटरेक्शन होता चला जाता है। उनके इंटरेक्शंस के कारण से इस तरह के बहुत सारे एनर्जी लेवल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा अपन डायग्राम और समझ सकते हैं। देखो, एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका किया जा सकता है जो आपको बुक्स में बहुत बार मिलता है। तो ये तो आपका डिस्टेंस है, पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस, और इधर है एनर्जीज। लेट सपोज इधर है एनर्जीज, और अपन n एटम्स की बात कर रहे हैं। लेट सपोज n एटम्स जो है वो हैं अपने पास में, और उनमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। अगर हम कोई एग्जांपल ले लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अपन ले लेते हैं, लेट सपोज हीलियम, लिथियम ले लेते हैं। चलो, तो लिथियम में जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 1s2 एंड 2s1, यही है। तो लेट्स सपोज ये अपने पास है 1s2 का, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखो 1s2 के लिए एनर्जी लेवल, इसमें अगर मैं n एटम्स की बात करूँ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2n, और इसी तरह से एक मैं इसकी बात कर लेता हूँ 2s1 की, तो इसमें हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये क्या है, ये किस कंडीशन में, ये आइसोलेशन वाली कंडीशन में। आइसोलेशन मतलब सब एक दूसरे से सेपरेट है, तो सबके एनर्जी लेवल सेम है, सेम एनर्जी लेवल्स है। अब जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग होगा भाई। अब क्योंकि जो अंदर वाला जो ये ऑर्बिट है, ये इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये तो अंदर होता है ना, बाहर वाले में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो ये काफ़ी दूर तक इनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखो इसमें इस तरह से स्पेसिंग लगा दो, वहाँ पे ऐसा करके ऐसा, तो यहाँ पे आप ये दिखा दो, ये क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है एक तरीके से, ठीक है। और ये बाहर वाला जो है, ये बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, इसमें बहुत जल्दी ही स्प्लिटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो बाहर है, तो इंटरेक्शन जल्दी होगा, इनका आपस में इंटरेक्शन जल्दी होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये एनर्जी बैंड आप बना दो, ठीक है। फिर आगे अगर जाएंगे 2s2 और फिर 2p0, तो आगे वाला जो है बैंड वो 2p वाला है अपने पास, जो एकदम खाली है, लेट्स सपोज वो और भी पहले जो है इसमें स्प्लिटिंग उसमें और भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और इसमें भी आप स्प्लिटिंग दिखा दो इस तरह से। तो ये जो अपने पास स्प्लिटिंग होके बहुत सारे इक्वी डिस्टेंस पे, बहुत कम स्पेस पे अलग अलग एनर्जीज के जो लेवल बनते हैं, इन एनर्जी लेवल्स का जो एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है, इस कॉम्बिनेशन को अपन कहते हैं बैंड। ये है बैंड, ठीक है। और इसी के कारण ये अपनी नाम इसका है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो अब ये बैंड जो है, इस बैंड के अंदर अगर अपन देखेंगे तो देखो ये n इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिलअप हो रखे हैं। होने कितने थे, हो कितने सकते हैं इसके अंदर अपने पास टोटल 2n इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मतलब ये हाफ फिल्ड है, ये अपने पास क्या है, हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ है। तो अब ये एक बहुत बड़ा सा स्पेसिंग सा बन गया और आधा ही फिलअप है। और इनमें जो ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये थर्मल एनर्जी लेवल पे अगर अपन नॉर्मल थर्मल एनर्जी दे तो ये ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो मतलब इस पूरे बेंड में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। तो आधा तो भरा हुआ है लेकिन आधा खाली है, तो मतलब ऊपर वाला जो बेंड है वो खाली है तो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर सकेगा, और मूव कर सकेगा तो वो एज ए कंडक्टर काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कंक्लूजन पे नहीं जंप कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी केस को स्टडी नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो हम पर्टिकुलर नहीं स्टडी करके एक जनरल सा व्यू इसमें ओवरव्यू लेते हैं। अब ये तो एक बेंड हो गया, इस बेंड को कहते हैं वैलेंस बेंड। ये तो क्या हो गया, वैलेंस बेंड, जिसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जो सबसे लास्ट वाला है वो वैलेंस बेंड, और इससे जस्ट ऊपर जो है उससे अपन कहते हैं कंडक्शन बेंड। इसे अपन क्या कहेंगे, कंडक्शन बेंड यानी चालन बेंड, ठीक है। और अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि सॉलिड्स में इस कंडक्शन बेंड में और इस कंडक्शन बेंड में और इस वैलेंस बेंड में कितना डिफरेंस है, हाउ मच डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, ये डिफाइन करेगा कि अपना वो सॉलिड कंडक्टर है या अपना वो सॉलिड सेमीकंडक्टर है या फिर वो इंसुलेटर है, ठीक है। अगर वो जो बीच का गैप है, हमने बोर की थ्योरी में ये बहुत क्लियरली देख लिया था कि एनर्जी लेवल अगर पहला ये है दूसरा ये है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, या तो वो यहाँ होगा या वो यहाँ होगा। इसके लिए रूल्स हैं, mvr=nh/2π होना चाहिए एंड ऑल। स्थायी कक्षा के लिए रूल्स होते हैं ना, तो इसके और इसके बीच में अगर इससे आप थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा दोगे तो वो नहीं जाएगा, इससे इतनी एनर्जी दोगे तो ही वो जाएगा, अदरवाइज उससे नीचे वाली एनर्जी उसका कोई भी मतलब नहीं है। लेट्स सपोज इसके बीच का गैप अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को
पूरा पूरा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में उसके लिए जगह ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ होती है कि जो इक्वी पार्टीशन से या इक्वी डिस्टेंस से जो पार्टीशन हुए हैं हमारे, और उससे जो बैंड बनते हैं इस तरह से, तो ये मान लो अपना वैलेंस बैंड बना, और इससे थोड़ी दूरी पे मान लो कंडक्शन बैंड बना। तो इनके अंदर ये जो एनर्जीज हैं ये तो ईजिली पेनेट्रेबल है, क्योंकि ईजिली इतनी एनर्जी तो मिल ही जाएगी, तो वो इनमें तो घूम सकता है। लेकिन इस वैलेंस बैंड का हाईएस्ट और कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट, इसके बीच में एक गैप आपको मिलता है, और ये गैप जो है हमें ये बताता है कि हमारा सॉलिड कैसा बिहेव करेगा। और इसी के बेस पे जो है बैंड थ्योरी ऑफ जो सॉलिड है वो 3 क्लासिफिकेशन हमें करके देती है, और वही क्लासिफिकेशन हमारा टारगेट था भाई, वही हम पढ़ना चाह रहे थे। ठीक है, तो अभी देखो अपन बात करते हैं तीनों क्लासिफिकेशन की, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन अपना है सॉलिड्स, पहला क्लासिफिकेशन है कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है भाई, जो एनर्जी बैंड गैप है इसको कहते हैं एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, या एफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कह देते हैं। ठीक है, तो ये या तो होता ही नहीं है, या तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या इसमें कई बार ये चीज़ आ जाती है कि जो वैलेंस बैंड है वही आधा खाली होता है, तो उसमें फ्रीली वो मूव कर सकता है। जैसे अपने पास लिथियम का एक एग्जांपल है। तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप जो है वो होता ही नहीं है, या फिर होता ही नहीं है, इसका क्या मतलब है? 0 गैप का क्या मतलब है कि जो आपका कंडक्शन बैंड है और जो आपका वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप होते हैं दोनों एक दूसरे में। ठीक है, तो कुछ पार्ट कंडक्शन का वैलेंस में होता है, इसके कारण से जो हाईएस्ट जो वैलेंस बैंड का हाईएस्ट है और कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट है वो एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए बहुत सारी जगह है, तो कंडक्शन की तरह वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली उसमें मूव करता रहता है। नंबर 2 अपने पास आता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के अंदर फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है। और इसमें क्या है कि इतनी एनर्जी नॉर्मली हम इंटरेक्शंस जो अपने होते हैं, थर्मल इंटरेक्शंस डेफिनेटली, थर्मल इंटरेक्शन में तो डेफिनेटली ये पेनेट्रेबल नहीं है। ठीक है, थर्मल जो अपने एनर्जीज होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली 0.04, या फिर मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ तो इसको कह देता हूँ 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी। तो इतनी एनर्जी के साथ में ये तो बैठेगा नहीं कैसे भी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इससे बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। ठीक है, फिर देखो नंबर 3 अपने पास आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है वो इन दोनों के मीड का होता है, और वो वेरी करता है भाई, वेरी करता है। और वेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं अपन, जैसे अपन अभी देखेंगे कि सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, चलो मैं अभी बाद ही बता दूंगा। तो ये 0.5 to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो अब इसके जितने तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक थर्मल एनर्जी भी अगर अपन बढ़ाएं, एनर्जी लगातार बढ़ती रहे, तो फिर ये और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको अचीव कर सकते हैं, मतलब इन आंकड़ों को अचीव किया जा सकता है। तो एक डेफिनेट एनर्जी के बाद में वो जो गैप है वो उसको वो ओवरकम करके और कंडक्शन बैंड में चला जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और इस तरह से अपना कंडक्शन जो है वो होने लग जाता है इसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही ज़ीरो, अगर अपन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की बात करें तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसका कंडक्शन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब अपना जो टारगेट है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर है, तो अपन हम सभी सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे पहले, और उनमें स्पेसिफिकली
कौन से सेमीकंडक्टर का कितना एनर्जी बैंड गैप होता है इसके बारे में बात करेंगे, और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो 14 जो नंबर समूह जो होता है, ग्रुप नंबर 14, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 14, उसके अंदर अपने पास देखो सबसे पहले आता है कार्बन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कार्बन, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है जर्मेनियम, और फिर आता है टिन। ठीक है, जिसमें से इसके बारे में और इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो ये इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 14 और इसका है 32। ठीक है, हालांकि ये जो है ये भी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, इसमें भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4, लेकिन ये जो है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इसके अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, और ये नियरली कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये इंसुलेटर है इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो बीच में जो बच जाते हैं ये मिड रेंज में अपने को मिल गए, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो दोनों का अपन पहले तो कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिलिकॉन में अपने पास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो ये अपने पास हो गए 14। तो जर्मेनियम में क्या होता है, जर्मेनियम में ये सारा कुछ चलेगा, और लास्ट के अंदर उसमें क्या आएगा देखो 4s2 एंड 4p2, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें 3 आ रहा है, उसमें 4 आ रहा है, एक क्वांटम स्टेट बढ़ जाएगा उसके अंदर। लेकिन दोनों के अंदर जो है बेसिकली क्या है अपने पास में, लास्ट में 4 वैलेंस सिचुएशन है, या फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो कार्बन हमने बहुत ही मतलब क्लोजली स्टडी किया है हाइड्रोकार्बन के अंदर, और एथेन एंड मेथेन एंड बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है हाइड्रोकार्बन में। तो वो अपन जानते हैं कि वो 4 वैलेंस उसके अंदर होते हैं, 4 बंध बनते हैं। और सिमिलरली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में भी यही होता है, टेट्रावैलेंस है ये भी 4 वैलेंस बना के और अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा करते हैं, अष्टक जो है वो पूरा करते हैं। तो एक सिलिकॉन अपने आसपास में 4 सिलिकॉन एटम से, और एक जर्मेनियम अपने आसपास में 4 जर्मेनियम एटम से जुड़ता है, और वैलेंस बॉन्ड जो है वो क्रिएट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। ये इसका जो है सिस्टम है। लेकिन इनमें जो अपने पास में एनर्जी बैंड गैप है वो कितना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसका एनर्जी बैंड गैप होता है लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज़ जो है ये इसको स्पेसिफिकली अलग बनाती है कि भाई इसका जो ये एनर्जी बैंड गैप है ये कम है, इसके कारण से ये नॉर्मली तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक एनर्जी दे दें अगर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से ट्रांसफर होकर कंडक्शन में आ जाते हैं, और वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। तो एक थोड़ा सा कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो थोड़ा सा कंडक्शन अपने कंट्रोल में हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इसके अंदर और जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल अपन यूज़ लेते हैं, उसे कहते हैं गैलियम आर्सेनाइड। उसका नाम है गैलियम आर्सेनाइड, जिसमें गैलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक है 31 और आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक है 33। तो इसके अंदर भी ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है, और इसका एनर्जी बैंड गैप होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों से ज़्यादा होता है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इसी का एनर्जी बैंड गैप होता है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कि इनमें से सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर कौन सा है फिर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस टाइम पे हमें क्या यूज़ लेना, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी जो है वो अच्छा हो सकता है। जैसे अगर इसके बारे में बात करें तो ये सबसे कम एनर्जी पे ही एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी जगह अपने को चाहिए जहाँ पे ऐसा मान लो कि सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए मटेरियल की,
कोई भी जो भी आपकी एपेटस है उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए तो अपन को ये ज़्यादा सही है कि थर्मल सेंसिटिविटी चाहिए। मान लो कि अपने पास फोटो डिटेक्टर नाम से जो चीज़ होती है तो उसके अंदर अगर अपने को चाहिए तो ये वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इसमें एनर्जी जाएगी तो ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, और जल्दी एक्टिवेट होने के कारण से हमें उसका डिटेक्शन जो है वो हाथों हाथ हो जाएगा। मान लो कि उतनी एनर्जी में ये एक्टिविटी ना हो, ये एक्टिविटी ना हो, तो फिर वो फोटो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी वहाँ पे। फोटो डिटेक्टर मतलब लाइट को डिटेक्ट करने का एक केस होता है। तो अगर फोटो डिटेक्टर टाइप का कुछ केस हो तो अपने को ये वाली चीज़ जो है वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ हमें स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे कि अपना थर्ड यूनिट में अपन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो अपन ये कहेंगे कि टेम्परेचर के साथ में स्टेबल होना चाहिए टेम्परेचर, जो ट्रांजिस्टर है वो उसमें वेरिएंस नहीं आना चाहिए। तो फिर बाद में ये वाला जो सिलिकॉन है वहाँ पे वो ज़्यादा बेटर है। तो जितने भी जो अपने कंप्यूटर है या फिर उसमें सिलिकॉन अपन यूज़ लेते हैं तो वहाँ पे अपने को स्टेबिलिटी चाहिए होती है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो चीज़ें बदले ना, तो वो वहाँ पे ये। अच्छा, गैलियम आर्सेनाइड में देखो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में तो ज़्यादा है, तो ये कहाँ काम आ सकता है? ये एलईडीज़ में यूज़ किया जाता है। एलईडीज़ में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल है, जो बीच में डिफरेंस है, वो उसका रेंज जो है वो लाइट रेंज आता है, अपना जो भी विजिबल लाइट रेंज है वो आता है। इसके कारण से ये वाला जो जब इसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में आता है तो जो भी इमिट करता है फोटोन वो लाइट की रेंज में होता है, तो वो एलईडी के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे एलईडीज़ में ये यूज़ किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि किस में क्या यूज़ करना है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किस चीज़ में उसको यूज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। पर एनर्जी जो बैंड गैप है वो इनका वेरी कर रहा है और उसके कारण से इनकी इंपॉर्टेंस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो ये अपना एक सेमीकंडक्टर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जिसमें अपन ये देख सकते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, तो वो क्या क्या उनके एनर्जी लेवल्स हैं ये अपन देख सकते हैं, क्या क्या उनके एनर्जी बैंड गैप है ये देख सकते हैं। और अब अपन बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स में एक टाइप तो अभी अपन ने पढ़ा था और उसको कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक, ठीक है। इसको कहते हैं नेज अर्धचालक, नेज या शुद्ध अर्धचालक। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें शुद्धता हो। सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन, जर्मेनियम तो सिर्फ जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड है तो सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड। तो अभी हमने जो 4 एग्जाम्पल पढ़े हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेज और शुद्ध अर्धचालक में कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं है, वो ये इनकी चालकता जो है वो बहुत कम होती है और जीरो टेम्परेचर पे जैसे कहा वो तो एकदम ही होती ही नहीं है, एकदम इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और बाकी भी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इनकी चालकता जो है वो कम होती है क्योंकि कंपेरेटिवली इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसके अंदर जो है डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की और चालकता बढ़ के आएगी, ठीक है। तो नेज अर्धचालक ये होते हैं अपने पास। और दूसरे अपने पास इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक यानी कि अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक। अब यहाँ पे भी देखो अशुद्धि है, अशुद्धता इसमें मिलाएं अगर अपन कैसे भी करके तो उसे अपन अशुद्ध अर्धचालक कहेंगे। अब अपने माइंड में ये क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि अशुद्धता मिलाने की ज़रूरत क्या है, अशुद्धता क्यों मिलानी है, अशुद्धता तो अच्छी चीज़ नहीं होती है, शुद्ध ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि शुद्ध चीज़ें अपन यूज़ लेते हैं, तो अशुद्धता क्या है यहाँ पे? तो अशुद्धता फ़ायदे के लिए है, जैसे वो सर्फ एक्सेल के एड में कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ये अशुद्धता जो है वो अच्छी है। क्यों अच्छी है देखो वो अभी देखते हैं अपन। तो उसके लिए देखो सबसे पहले अपने को थोड़ा सा जो है वो आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और वो ये अपने पास 14वें समूह के अंदर ये आते हैं। 13वें समूह के अंदर जो है इससे जस्ट पहले अगर अपन देखेंगे तो क्या आएगा अभी इससे पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन आता है ना इससे पहले।
इससे पहले बोरोन आता है और इसके बाद में नाइट्रोजन आता है। तो बोरोन के साथ देखो क्या क्या आता है अपने पास, गैलियम आता है, ठीक है, गैलियम यहाँ नहीं आता है, सॉरी, गैलियम यहाँ आता है, एल्यूमिनियम आता है यहाँ पे, फिर गैलियम आता है और फिर इंडियम आता है और फिर थेलियम आता है। और इस तरह से इधर नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, फास्फोरस के बाद में आर्सेनिक आता है, फिर एंटीमनी आता है और लास्ट में आता है बिस्मथ। ठीक है, ये सब आपने याद किए होंगे, मैंने उसी फॉर्मूला से याद किया है, जैसे ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भाई। तो ये अशुद्धियाँ जो है अपन मिलाते हैं। अब देखो मैंने पहले ये कहा है कि ये अपने को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे ही अपन इधर आते हैं तो ये देखो इसमें 4 ये टेट्रावेलेंस है, ये ट्राईवेलेंस सारे के सारे हो गए। एक जिससे पहले आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में सब में एक एक कम हो जाएगा। जैसे कि अपन ने सिलिकन में देखा था 3p2 आ रहा था तो इसमें 3p1 आएगा। इस तरह से इसमें 4p2 आ रहा था तो इसमें 4p1 आएगा, इसमें 5p2 आ रहा था तो इसमें 5p1 आएगा, इसमें 2p2 आएगा तो उसमें 2p1 आएगा, इस तरह से। और अगर यहाँ जाएंगे तो ये पेंटावेलेंस हो जाएंगे, यानी कि पंच संयोजी में 5 हो गए। तो जैसे यहाँ पे अपने पास था 3p2 तो यहाँ पे हो जाएगा 3p3, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। और अब यहाँ से अपन अशुद्धि मिला रहे हैं, देखो इसके अंदर, तो अपन जाते हैं सिलिकन में। लेट्स सपोज हमने सिलिकन का एक शुद्ध अर्धचालक लिया, हमने क्या लिया, सिलिकन का एक शुद्ध अर्धचालक लिया और उसके अंदर थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी एल्यूमिनियम की, थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी एल्यूमिनियम की। तो पहले क्या हो रहा था, पहले कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर था, सिलिकन के साथ सिलिकन के साथ सिलिकन के साथ सिलिकन और के साथ सिलिकन, ये ठीक है। और इन सारों के पास में सारे के सारे इस तरह से 4-4 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ रखे थे अपने आप आपस में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक एल्यूमिनियम आ गया, लेट्स सपोज। जैसे एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनियम के पास तो क्या है, एल्यूमिनियम के पास तो सिर्फ 3 ही स्लॉट है, 3 ही स्लॉट है। तो ये एक चौथा स्लॉट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी के कारण से ये खाली हो जाएगा। और खाली हो जाने का मतलब जो है यहाँ पे बन गया एक होल। इसके बारे में अपन ने डिस्कस ही नहीं किया, तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं होल के बारे में। तो जहाँ पे भी जो धनायन अशुद्धि हो, धनायन जो रिक्ति होती है, धनायन वॉइड, जो पॉजिटिव वॉइड प्लेसेस होते हैं उन्हें अपन होल कहते हैं। तो धनायन रिक्तियाँ जो है वो कहलाती है होल, वॉइड प्लेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वो, ठीक है। और अर्धचालक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करते, वो धनात्मक जो वॉइड प्लेसेस है जिन्हें होल्स अपन कह रहे हैं वो भी मूव करते हैं, ठीक है। कैसे मूव करते हैं, देखो कि लेट सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं एक बॉन्ड है और वहाँ से टूट के इलेक्ट्रॉन लेट सपोज यहाँ आ गया, यहाँ आते ही ये फिलअप हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया, एक वॉइड बच गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ से आगे चला जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे अगेन क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो मतलब वॉइड देखो पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँचा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पहुँच गया। और वॉइड पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो वॉइड इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ये जो अपने पास केस है ये अपन इस तरह से दिखाते हैं कि वॉइड जो है मतलब होल जो है वो इधर ट्रेवल करता है और इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करता है, और दोनों के कारण से जो है वो करंट फ्लो होती है। अर्धचालकों के अंदर दोनों के कारण से करंट फ्लो होती है। अब देखो वॉइड अगर बढ़ रहा है तो भी चालकता में वृद्धि होगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं तो भी चालकता में वृद्धि होगी। अगर नेज अर्धचालक की बात करें तो वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता अभी। वहाँ पे ये जो सिलिकॉन का एक बहुत ही सिंपल सा सिमेट्रिक सा एक जो स्ट्रक्चर है वो बना रहता है तब तक जब तक कि उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या ना मिल जाए, एक सफिशिएंटली हाई एनर्जी ना मिल जाए। तो ये उसका सिमेट्रिक सा नेज में ये बना रहता है, और जैसे ही इसको एक सफिशिएंटली हाई एनर्जी मिलती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जगह छोड़ के भाग जाता है। वो इलेक्ट्रॉन भाग गया, जैसे इलेक्ट्रॉन भागा तो यहाँ पे एक होल बना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना। ये इलेक्ट्रॉन कहीं और गया तो वहाँ से
वॉइड हुआ, वहाँ से वॉइड होके मतलब यहाँ पे कोई दूसरा आ गया इलेक्ट्रॉन मान लो, तो वॉइड दूसरी जगह चला गया, मतलब यहाँ पे था कुछ इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ छोड़ के यहाँ आ गया, तो यहाँ वॉइड बन गया। देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है और वॉइड इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। और जितने होल्स होते हैं, नंबर ऑफ होल्स, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें? नेज अर्धचालक में। लेकिन जैसे ही हम उसमें एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिला दी, हमने जो ट्राईवैलेंट अशुद्धि जैसे ही मिलाई, तो इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होगी ना भी, क्योंकि एक्स्ट्रा आ गए ना होल्स। पहले तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तब होल बन रहा था, यहाँ तो पहले से होल है, तो एक होल एक्स्ट्रा हो गया एक एल्यूमिनियम के साथ में, तो ऐसे कितने सारे आएंगे, बहुत सारे एल्यूमिनियम आ जाएंगे, तो होल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ होल्स जो है वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और इस कारण से होल को अपन ने क्या कहा, धनायन रिक्तियाँ, पॉजिटिव वॉइड प्लेस, और वॉइड है लेकिन पॉजिटिव है, और नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए तो मतलब पॉजिटिविटी बढ़ गई, इसलिए इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन्हें अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एंड अब इसमें सिर्फ एल्यूमिनियम के ऊपर ही अपने को बेस नहीं रहना है, आप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम कुछ भी मिला सकते हो, इनमें से कुछ भी मिलाओ। वो मैंने सिलिकॉन के पास एल्यूमिनियम इसलिए इसको ले लिया, बाकी इसमें कुछ भी मिला सकते हो आप। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अपद्रव्य अर्धचालक में पहला टाइप हो गया पी टाइप, दूसरा एन टाइप है, तो ज़्यादा आप इतने समझदार हो, आपको खुद समझ में आ गया होगा। अब क्या करना होगा अपने को, इस सिलिकॉन में फॉस्फोरस मिलाना पड़ेगा। जैसे ही अपन फॉस्फोरस मिलाएंगे, पहले तो यहाँ सिलिकॉन हुआ करता था और वो चार्ज सिलिकॉन से जुड़ा हुआ रहता था विदाउट एनी टेंशन, बहुत सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने फास्फोरस इसमें मिलाया, तो मिलाने के साथ में फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 तो इसने सिलिकॉन से जोड़ दिए, लेकिन एक 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें वॉइड रह गया, खाली रह गया, मतलब इसके वॉइड प्लेस में रह गया। इन जो भी बीच की जो जगह है, अंतराकाशीय जो जगह है, स्पेस जो है, वहाँ पे रह गया ये। और ये क्या करेगा, ये फ्री है, इसके पास कुछ काम धाम ही नहीं है, ये तो कुछ कार्य कर ही नहीं, ये तो इसके पास कोई नहीं है इसको साथ में रखने वाला, तो ये तो फ्री घूमेगा। और इस तरह के कितने फॉस्फोरस आएंगे, वो सारों के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री बहेंगे इसके अंदर। तो इसमें विदाउट एनी टेम्परेचर भी पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे जो वैलेंस बैंड में जाने के, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए फ्री होंगे, और वो वहाँ जाके उधम मचाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए किसकी तुलना में, नंबर ऑफ होल्स की तुलना में। और इसके कारण से इसको क्या कहते हैं अपन, एन टाइप। एन वर्ड नेगेटिविटी से लिया हुआ है अभी, तो नेगेटिविटी इसके अंदर बढ़ गई है, ठीक है। अब देखो नेगेटिविटी बढ़ने का मतलब ये नहीं है इसके अंदर कि इसमें कोई चार्ज है, चार्ज नहीं है ये, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज हमेशा जीरो रहता है, क्योंकि किसी से इसने लिया नहीं है, फॉस्फोरस ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, उसका खुद का है। जब तक उसका खुद का है तब तक कुछ नहीं है। चार्ज अपन जानते हैं ना, चार्ज तभी बढ़ता है या कम होता है जब अपन एक्स्ट्रा लेते हैं किसी से या एक्स्ट्रा देते हैं। इसने किसी से लिया नहीं है, फास्फोरस का खुद का है, अपना खुद का है, ये अपना है, तो फिर चार्ज ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर। अगर मैं देखूंगा तो वो न्यूट्रलिटी होगी, जीरो चार्ज होगा। लेकिन इसमें नेगेटिविटी को शो एक तरीके से नोमेनक्लेचर के लिए एन टाइप इसको बोल दिया गया है और उसको पी टाइप बोल दिया गया है। तो जब भी अपन किसी प्योर और इंट्रिंसिक अर्धचालक में ट्राईवैलेंस कोई डोप कर देते हैं, कोई मटेरियल को डोप कर देते हैं, अपद्रव्यण कर देते हैं, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। और अगर उसमें पेंटावैलेंस हमने ऐड कर दिया तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। और अब हमें ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों ये जो अशुद्धियाँ ये अच्छी है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इसकी जो कंडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी भी कंडक्टर से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर में तो सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इसमें ये 4 मिलके एक को फ्री कर रहे हैं। तो आपने अशुद्धि मिलाई है ना एक तरह से, सारे के सारे वो नहीं है। और अशुद्धि जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है,
एक तो सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो और एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो, तो कंडक्शन इसका इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कंडक्टर से फिर भी कम ही होता है, और इसको एक्टिव करना ज़्यादा इजी है विद रेस्पेक्ट टू दिस। उसको कम थर्मल एनर्जी पे ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और कंडक्शन बहुत आसानी से होने लग जाएगा, वो भी मिड रेंज वाला कंडक्शन, नॉट द एक्सट्रीम लेवल कंडक्शन। ठीक है, तो ये अपना पूरा लेक्चर एक इंट्रोडक्शन टाइप का था। हम ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार फिर से वो याद दिलाने के लिए मैंने करी है। और नेक्स्ट में अपन सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे कि हम वास्तव में इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। हम जो चार्ज डेंसिटीज़ हैं उनके डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे, फर्मी डिराक जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस तरह से इस पर अप्लाई की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन मैटर पे आएंगे। अब ये इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हम इससे कुछ डिवाइस बनाने वाले हैं भाई, सेमीकंडक्टर से कुछ डिवाइस बनाने वाले हैं और उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं अपन।